नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझकर और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, हम लोग पूरी योजना बना चुके थे कि कम से कम 10 या 12 उम्मीदवार इस बिहार के चुनाव में भारतीय जनता दल की ओर से खड़े किए जाएंगे। उधर बिहार से भी काफ़ी उत्साहित लोगों ने हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री से संपर्क भी किया था, लेकिन कुछ संजोग का चक्र ऐसा है कि जिनसे संपर्क किए थे और जो बराबर उन उत्साहित जो भारतीयता के माहौल से प्रभावित लोग उत्साहित थे कि हम वो चुनाव लड़ेंगे, तो वो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ये कहते हुए दुख हो रहा है कि उनको कोरोना हो गया। और कोरोना का मतलब है कि 21 दिनों का क्वारंटाइन या आइसोलेशन या उनको अलग ही रहना पड़ेगा, तो ये बाधा आ गई। खैर, चूँकि ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन ये भारतीयता की जो मुहिम है, जो इसका अभियान है, जो कोशिश है, ये जरा भी कम होने वाला नहीं है, जरा भी थमने वाला नहीं है, बल्कि और तेज ही होगा और अपने मंजिल, अपने मकसद, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करके रहेगा, पूरे देश में भारतीयता का माहौल ला के रहेगा। ये जज्बा है हमारे भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की। यही जज्बा पैदा करने की कोशिश की जा रही है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग में भी। तो एक तो ये पहलू रहा। दूसरा ये है कि जैसे कि शायद 2 दिन पहले ये चैनलों में आपसी युद्ध शुरू हुआ है टीआरपी की बात को लेकर के। यदि ये चैनल आपस में युद्ध करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत बढ़िया है। कम से कम चैनल वाले एक दूसरे का यानी वो बातें समाज के सामने लाएंगे जो जिसके विषय में ढूंढ पाना भी बड़ा वो मुश्किल होता। देखिए, ये मीडिया के लोग खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी चैनल भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मुखौटा पहन करके किस किस तरह के घिनौने के कृत्यों में, करतूतों में, कारनामों में लिप्त हैं, यह देश को जानना जरूरी है। और वह जानने के बाद
हमारा भारतीय समाज, हमारा देश इनको देख ले कि ये हमारे भारतीय समाज के, हमारे मुल्क के कितने खतरनाक दुश्मन हैं। इसी तरह का कुछ ट्रेंड प्रवृत्ति वो बॉलीवुड में देखने को मिल रही है। वहाँ भी एक दूसरे को बेनकाब करने पर आ गए हैं। तो यह भी मुल्क के लिए बहुत एक शुभ संकेत है। वो बातें जो कि कहा सुनी में बातें आती थी, यदि वही तथ्य जो है बॉलीवुड के द्वारा ही और बॉलीवुड के विषय में भी और बॉलीवुड के जो है कर्ता धर्ताओं के विषय में आएंगी तो देश को बहुत लाभ होगा और देश उनकी असलियत को जानेगा और वैसा ही उनको नकारेगा। तो यह मुल्क और देश के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो सबसे घुटा हुआ तबका है राजनीतिक, यह अभी एक दूसरे की रक्षा कर रहा है। यह सबसे दुखद पहलू है। वो जब यूपीए की सरकार या सोनिया मनमोहन की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक जनता पूरा ऊब चुकी थी। महंगाई और घोटाला, महंगाई घोटाला का एक तांता लगा हुआ था। तो जनता सोच रही थी कि कोई ऐसी सरकार आए जो कि हमको इससे निजात दिलाए। तो ये मोदी जी आए। तो मोदी जी एक तो जिसने घोटाला किया जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस ने, उसके सभी घोटाले और जिन घोटालों को लेकर के इसी बीजेपी, जो कि बीजेपी उसमें विपक्ष में थी, संसद की कार्रवाई को महीनों तक वो चलने नहीं दिया था। और जब ये सत्ता में आए, मतलब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी उस सारे घोटाले जिनको गिना करके सत्ता में आए थे, वो सारे घोटाले मोदी जी निकल गए। काला धन पर मोदी जी की घी बंद है। और काला धन 2010 या 12 में, जिसमें वो अन्ना हजारे आए थे दिल्ली में, वो तमाम धरना दिए थे, तो उसी समय कालाधन के विषय में काफ़ी चर्चाएं आम थी। कालाधन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका चल रही थी राम जेठमलानी के द्वारा। यह सोनिया मनमोहन की सरकार या यूपीए की सरकार जबान नहीं खोल रही थी कि कालाधन के विषय में कोई जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताए, और तमाम उलूल जुलूल और कुतर्क, उलूल जुलूल बातें और कुतर्क दे रही थी। पता नहीं क्या अवॉइडेंस ऑफ, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की बात को लेकर के, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धता बता रही थी ये यूपीए सरकार। जबकि पूरे विश्व स्तर पर कालाधन के विषय में तमाम चर्चाएं थी, तमाम मुहिम थी, तमाम अभियान चल रहे थे। कई जो है ये जो इंटरनेट के जो इंजन हैं, सर्च इंजन गूगल जैसे, तो ये भी खोज खाज रहे थे। भारत के जो कालेधन के खातेदार हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी भी जानकारी लगभग मिल ही गई थी। जर्मनी की एक सरकारी कंपनी ने भी काफ़ी इस तरह की सूचनाएं इकट्ठा किया था
जर्मनी सरकार ने कहा कि हम और देशों को तो और देशों से तो जानकारी के लिए प्रभार लेते हैं, चार्ज लेते हैं, लेकिन भारत को फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में हम देने को तैयार है। तब भी वो सोनिया, मनमोहन या यूपीए की सरकार उसको लाई नहीं, और अनऑफिशियली मतलब कि गैर सरकारी स्रोतों से वो जानकारी जो है लोगों को मिल चुकी थी, वित्त मंत्रालय को भी मिल चुकी थी, और वित्त मंत्रालय में कुछ खास अधिकारियों के द्वारा ये पता चला कि 2010 या 11 या जो भी है, उसमें सोनिया के नाम से काला धन 30 लाख करोड़ था। ये जो राहुल है इसके नाम से जो है 12 लाख करोड़ है। इसी तरह से और भी हैं। तो इतने बड़े जो है ये काला धन के बड़े बड़े ये खातेदार हैं, देश का पैसा लूट करके देश के डकैत। तो मोदी जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने तमगा लूटा कि उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको आदेश दिया था यूपीए सरकार को कि भाई अब एक एसआईटी, हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था, लेकिन उसको ये लागू नहीं कर रही थी सोनिया, मनमोहन और यूपीए की सरकार। तो उसी को जिस दिन मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का चार्ज संभाला, उसका प्रभार संभाला, उसी दिन उन्होंने उसको लागू भी कर दिया। तो ये तमगा तो लूट लिया कि एसआईटी उन्होंने लागू कर दिया। एसआईटी गठन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था, या आदेश नहीं बल्कि उसने गठित ही कर दिया था। तो ये तमगा तो मोदी जी ने लूट लिया, लेकिन काले धन पर उस एसआईटी ने किया क्या, इस पर श्री मोदी जी और उनकी सरकार की घिघी बंद है। क्यों काला धन कुछ आया कि नहीं आया, क्या हुआ उसका, उस एसआईटी ने क्या किया। भारतीय वाम ताकत दल ने 2 चिट्ठियां भी लिखी हैं उस एसआईटी के चेयरमैन को, और कॉपी भी इंडोर्स किया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उनके जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके स्टाफ को भी अनुरोध किया गया था कि कम से कम ये कॉपी जो है मोदी जी के सामने वो जरूर दिखाइए। उन चिट्ठियों में जो और वो चिट्ठियां रखी गई हैं, और वक्त आने पर वो चिट्ठियां सार्वजनिक भी की जाएंगी, जनता के सामने भी बताई जाएंगी। उन चिट्ठियों में जो कि भारतीय वाम ताकत दल ने उस एसआईटी को लिखा था और कॉपी दिया था प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, उसमें ये लिखा था कि मोदी जी आपने तमगा तो लूट लिया, नहीं मोदी जी ने, सॉरी, एसआईटी को ये कहा गया था कि काला धन तो आप ला नहीं पाए, और ये पूरा संदेह है कि आप ला पाएंगे भी कि नहीं ला पाएंगे। लेकिन कम से कम इतनी कृपा आप कर दीजिए कि जो ब्लैक मनी अकाउंट होल्डर्स हैं, जो काले धन के खातेदार हैं, उनका नाम बस बता दीजिए। उससे भी काफ़ी इस देश को लाभ हो जाएगा, और कम से कम जनता के सामने ये बात जब आ जाएगी भाई कि यही जो है वो काले धन के खातेदार हैं, तो जनता जान जाएगी कि भाई ये हमारे मसीहा नहीं, ये देश के लुटेरे डकैत हैं, देश के लुटेरे डकैत हैं। ये तो कहा सुनी में है, लेकिन कम से कम एक सरकारी एजेंसी के द्वारा, रिकॉर्डेड प्रूफ के द्वारा ये कहा जाएगा, तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी, और जनता ये समझने में उसको आसानी होगी कि सोनिया हो चाहे राहुल हो, जो अपने को गरीबों का मसीहा के रूप में पेश करते हैं, तो जनता जान जाएगी कि ये गरीबों के मसीहा नहीं बल्कि देश के डकैत हैं।
तो यही बात जो है एसआईटी को जो है वो बोली गई थी, बोला गया था उस पत्र के माध्यम से, और उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया मोदी जी ने भी कुछ नहीं। हो सकता मोदी जी बहुत गुमान में हो कि हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमको इस मुद्दे पर किसी को जवाब देने की क्या आवश्यकता है, या उनके किसी अधिकारी और कर्मचारी को जवाब देने की क्या आवश्यकता है। खैर, तो उस समय भी भारतीय जनता दल ने बस ये उठाया था कि काला धन तो आप ला नहीं पाए, कम से कम काला धन के खातेदारों का नाम जो है आप बता दीजिए। लेकिन ये श्री मोदी जी और उनकी सरकार या काला धन के नाम पर एक पैसा भी नहीं लाए। सारे खातेदारों की जानकारी इनको हुई, लेकिन जो है वो उस पर जो है गेंडुली मार कर बैठ गए, देश को बताया नहीं। और पूरा जो है ब्लैक मनी का और पूरा घोटालों का सारा केस जो है मोदी जी निकल गए, खा गए। यह देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी इन्होंने किया मोदी जी ने। इसके संबंध में बल्कि एक जरूरी काम ये था, कम से कम एक कानून ही बना दिए होते श्री मोदी जी कि विदेशों में जो भी यानी यहाँ के खातेदारों का जो पैसा जमा है वो संपत्ति इस देश की है, भारतवर्ष की है। यह भी उन्होंने नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया? सिर्फ सोनिया और राहुल की रक्षा के लिए, ताकि उसका पैसा, ताकि इन डकैतों का पैसा सुरक्षित रहे। तो वही तो भारतीय जनता दल बता रहा है कि देश के दुश्मनों का, देश के डकैतों की किस प्रकार मोदी जी और उनकी सरकार, अब बीजेपी उनकी रक्षा कर रही है। यह देश को जानना बहुत जरूरी है। और देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों की रक्षा करते हुए ये श्री मोदी जी, उनकी सरकार बीजेपी किस प्रकार देश के साथ गद्दारी कर रही है। तो अब फिर आ जाइए जो है, जो टीवी चैनलों के बीच में जो टीआरपी पर जो वो युद्ध या घमासान छेड़ा हुआ है। भारतीय जनता दल बता रहा है कि यह देश के लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि वो जानकारी शायद किसी के बस की बात नहीं होती। तो जानकारी मिलेगी धीरे धीरे करके, वो उसकी बताएगा, वो और ये उसकी बताएगा। देश जानेगा कि ये लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का मुखौटा पहन करके कितनी घिनौनी समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त है सब। इनका तो पूर्णतः यह बहिष्कार करना चाहिए, इन टीवी चैनलों का सभी। और वैसे भी ये इक्का दिक्का को छोड़ करके सभी जो है वो जेएनपीसी के टाउट्स के द्वारा, जेएनपीसी के चमचों के द्वारा यह स्थापित किए गए हैं। इनकी बेसिक, इनका मूल इतिहास है, इनका असलियत है। तो इस संबंध में बल्कि एक रोचक बात भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि कानपुर में इसी प्रकार काफी अतिक्रमण था। अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कानपुर नगर निगम के कर्मचारी आते थे जेसीबी वगैरह को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के, तो पूरे लोग जो है उसको वो घेर लिया करते थे। तो वो लोग बहुत परेशान होते, भाई आखिर इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। तो उन समूहों ने ये सोचा कि भाई क्या किया, उन समूहों ने क्या किया, नगर निगम के लोगों ने अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कि रात के 12 या 2 बजे आकर के पहले एक घर को जो जितना पोर्शन, जितना भाग जो वो अतिक्रमण में था, इंक्रोचमेंट में था, उसको तोड़ दिया। और तोड़ करके
फिर उनका एक आदमी उसी नगर निगम का वो जो भीड़, अब जब एक का जब वो टूटा घर, तो फिर सुबह के वक्त में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वो नगर निगम का कानपुर नगर निगम का एक स्टाफ भी भेष बदलकर उसी भीड़ में वो आ गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो वो सब ये कह रहे थे कि बताइए, इनका टूट गया और यानी जो इतना बड़ा आक्रमण है यानी छूट गया। देखिए, तो यही बताया कि भाई लोग कह रहे थे भाई कि ये तो टूट गया और ये तो छूट गया। फिर दूसरी रात को आकर के फिर उसका तोड़ करके वो फिर भाग गए सब। और फिर जो है वो नगर निगम का कर्मचारी जो है भेष बदलकर फिर सुबह के वक्त वो भीड़ में आ गया। तो फिर जो है वो वहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि अरे इसका टूटा और इसका बाकी देखिए इतना बड़ा इसने जो है वो आक्रमण किया हुआ है। तो फिर जाके बताता था कि भाई कि भीड़ ये कह रही थी कि इसका बाकी है, तो रात को आकर के फिर उसका वो देते थे, तोड़ दिया मतलब। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अतिक्रमण का विरोध करने वालों की संख्या घटती गई, और भाई कि इनका भी तोड़ो, इनका भी तोड़ो, इनका भी तोड़ो, ये अतिक्रमण हटाओ, उसकी संख्या बढ़ती गई। तो वही करने की जरूरत है। जो ये तोड़ फोड़ मीडिया में चल रहा है, यह देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जो तोड़ फोड़ बॉलीवुड में चल रहा है वो देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और इसी तरह का तोड़ फोड़ यदि राजनीतिक दलों में शुरू हो जाए, देश के लिए बिल्कुल बाग होने की आवश्यकता है कि सारी पोल पट्टी जो है इस जेएनपीसी की ये बीजेपी वाले खोलें, बीजेपी की ये खोलें, तो कम से कम देश को बहुत लाभ होगा। लेकिन अभी ये क्योंकि अब ये सब बहुत शातिर हैं, तो इनकी करतूतों को जानने के लिए एक अलग एजेंसी, इसलिए कि इसमें कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि इन राजनीतिक दलों के असली करतूत को माने वो जनता के माने करतूत की जानकारी को निकाल करके जनता के सामने कर सके। कोई ऐसी चीज नहीं है। न्यायपालिका तो ऐसे ही है, जब न्यायपालिका नहीं है तो और इलेक्शन कमीशन तो बस दिखावा के लिए है, CNAG वैसे ही है। तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। और जनता कर सकती है, लेकिन जनता को काफी भ्रमित और कमजोर इन समूहों ने बनाया हुआ, बांट करके वही जातिवाद संप्रदायवाद के आधार पर। तो इसलिए इन जो राजनीतिक दल हैं, वैसे राजनीतिक दल तो नहीं बल्कि ये समाज विरोधी और देश विरोधी शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में। इनकी करतूत को जाना देश के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इस भारतीयता के माहौल के लिए जो मुहिम अभियान है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो किस तरह का दृष्टिकोण इन ताकतों ने, समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के भेष में है, जनता के दिमाग में भरी हुई है, ठूसी हुई है। खास करके इसमें सबसे खतरनाक कौन है? GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी। अब कल किसी से बात हो रही थी तो कह रहा था कि केजरीवाल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है और आगे भी रहेगा। जब उससे ये सवाल किया गया कि कौन सा अच्छा काम बताइए ना, कोरोना हुआ, कोरोना पर नियंत्रण इसका हुआ नहीं, और यहीं से लोग जा करके वो हमारे गांव देहातों में कोरोना ये फैलवाया। तो कोरोना का तो ये नियंत्रण रहा नहीं, बल्कि इसने फैलवाया। दूसरा,
जब कोरोना का संकट आया तो हमारे जो गरीब मजदूर भाई उनको एक झूठ और अफवाह का शिकार बनाया। वो कौन था? राघव चड्ढा करके उसका कोई एमएलए है। व्हाट्सएप के द्वारा झूठी खबरें फैलवाया कि यूपी बिहार के मजदूरों के लिए बॉर्डर पर यूपी बिहार की बसें वो लगी हुई हैं और डीटीसी से यानी सारी घोषणाएं करवा कर रखे। डीटीसी से सारे मजदूरों को लाकर भीड़ बना दिया आनंद विहार में और ये बॉर्डर पर। देखिए, उसके विषय में लोग कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग मानसिकता। और वो इसलिए कि जो कोरोना से लड़ने के लिए जो केंद्र से जो पैसे मिले थे 3,000 करोड़, उस सारा 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए, खाने के लिए ये गद्दार ऐसा कर रहा था केजरीवाल। और देखिए ना, सारा पैसा जो है वो मुस्कुराते हुए विज्ञापन पर खर्च कर रहा है वो। अच्छा, तो जो उसके समर्थक कह रहे थे कि जो कल बात हो रही थी कि भाई गरीब को क्या चाहिए, अरे मुफ्त पानी चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, और शिक्षा का भी बड़ा अच्छा कर दिया है सरकारी स्कूलों का। तो मैंने कहा कि गरीब को यदि मुफ्त बिजली मिल जाए, मुफ्त पानी मिल जाए, और उसके लिए यानी देश जो है, देश का कोई मतलब है ही नहीं। वो भी तो जानता होगा, गरीब भी जानता होगा कि ये तो वही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थन में ये खड़ा था। और जब उसकी चार्जशीट बनी 36 महीने में मोदी जी बनवाए, तो उस फाइल को लेकर के 8-9 महीने बैठा था ये गद्दार। तो उन लोगों के लिए मुफ्त पानी मिल जाए, मुफ्त बिजली मिल जाए, तो इस चीज को भूल जाएंगे ये गद्दार भी है, कि नहीं ये सबसे बड़ा गद्दार है। तो वो किसी तरह से चुप हुए, हाँ नहीं, ये बात सही है। अब वो असल बात है कि एक आदमी को समझाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो इस बात को दिखाता है कि किस तरह के गलत दृष्टिकोण को लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में भरा गया है। उसी का परिणाम है कि केजरीवाल जैसे गद्दार लोग, राहुल जैसे गद्दार लोग, सोनिया जैसे गद्दार लोग, वामदल जैसे गद्दार लोग, और समाजवादियों का तो कुछ कहना ही क्या। वो बता रहा था कि अगले चुनाव में समाजवादी ही पार्टी जीतेगी यूपी में। तो किसी ने पूछा कैसे भाई? कहें कि भाई ये बीजेपी की सरकार में कोई कार्यकर्ताओं की कोई पूछ ही नहीं है। मतलब कैसी पूछ? मतलब अब देखिए, वो अपने दृष्टिकोण को दिखा रहा था। कार्यकर्ताओं का बोला था कि कार्यकर्ताओं का कोई काम होता ही नहीं है। उसका ये तर्क था कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम हो, जनता का काम ना हो, वो पार्टी उसके लिए बढ़िया है। और इसी पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बेहतर बता रहा था कि कम से कम समाजवादी पार्टी की जब उसकी सरकार रहती है तो उसके हर एक कार्यकर्ता से सारे पुलिस वाले डरते हैं, उसको पूछते भी नहीं है। पूरा पुलिस का शासन, उसका अनुशासन पूरा जो है वो चरमरा जाता है। उसके आगे इन कार्यकर्ताओं के आगे वो नतमस्तक होता है, पूरा गुंडा राज होता है। इसको वो अच्छा कह रहा था। क्यों? कि कम से कम कार्यकर्ताओं का काम होता है, जनता का काम नहीं होता। और वही अखिलेश या मुलायम की जब सरकार आती है तो वैकेंसी से कोई मतलब नहीं, एग्जाम सिर्फ दिखावे के रूप में है, इंटरव्यू दिखावे के रूप में है। ये खुद लिस्ट बनाते थे कि भाई कि इसकी मैंने पुलिस में इसकी भर्ती करनी है, इस पोस्ट के लिए इसकी भर्ती करनी है, पहले से लिस्ट, और इसको ज्वाइन कराओ, बाद में सब इंटरव्यू वगैरह सब हो जाएगा। इस तरह की धांधली, इस तरह का जंगल राज, इस तरह की गुंडागर्दी
को उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए। और ऐसे लोग ये फिर मुंह दिखा रहे हैं वो जनता के सामने। और ऐसा ही व्यवस्था जो है बसपा के भी वक्त में होता है। हमारे आदमी हर एक थाने में होना चाहिए, हमारे आदमी हर एक जो है की पोजीशन पर होना चाहिए, जो लूटपाट करके उसको पैसे दे। तो ये इन समूहों का समाजवाद है, ये इन समूहों का बहुजन समाजवाद है। और योगी जी का तो कहना ही क्या, बहुत तमगा लूट रहे थे कि हमने अपराधियों का खत्म कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने बच्चियों के साथ, वो बेटियों के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जो अमानुषिक घटनाएं हो रही हैं, वो थम नहीं रही हैं। अपराधियों का हौसला वो कम नहीं हुआ है। और कैसे डील कर रहे हैं योगी जी, किस प्रकार डील कर रहे हैं? मुख्तार अंसारी को के पीछे पड़े हैं, वो ठीक है। अतीक अहमद के पीछे पड़े, वो ठीक है। और उनके बगले में बटा है वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का बाप रघुराज प्रताप राजा भैया, उसको वो छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार तो अपराधियों को डील कर रहे हैं वो। तो इसीलिए जो है अपराधियों का हौसला अभी गया नहीं है। अब देखिए, अपराध हो चाहे उसका शिकार हो, ये तो देखना ही नहीं है कि भाई कि वो किस जात का किस संप्रदाय का है। भारतीय है, लेकिन ये दृष्टिकोण नहीं है। तो टुकड़ों टुकड़ों में बताने के से बेहतर है, भारतीय जनता दल बता रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे ये शिवसेना हो, चाहे आपके एनसीपी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे उसकी जो है यानी वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे अकाली हो, चाहे ये वाम दल वाले हों, चाहे आपके बीजेपी हो, चाहे मैंने आपका जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी, ये सब के सब जो है इस देश के दुश्मन है। इनके विनाश की सोचिए, और कम से कम वो विनाश अब आपके हाथों में है। इनसे मुक्ति पानी है। ये चेतावनी जो शहीद आजम भगत सिंह ने भी दी थी। आप उनकी किताब पढ़िए, जो किताब है उनकी, कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट। उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई ये अंग्रेजों को तो भगा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो काले अंग्रेज आएंगे वो इसी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर देश को बांटेंगे। ये उनसे अधिक खतरनाक, और यही वो ताकतें हैं। तो वास्तव में यदि इस अपने मुल्क को महफूज रखना है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को महफूज रखना है, तो इन सारी ताकतों को बगैर भेद किए बस बीजेपी, जीएनपीसी, वाम दल और जो छुटभइयों का नाम जो भाई बताया गया उसकी तरह, उनका सर्वनाश चाहिए भारत की पावन धरती से। और वो शुरुआत हो सकती है नोटा से। नोटा दबाइए फिलहाल, और इसी दौरान भारतीय जनता दल एक विकल्प के रूप में संसाधन का संघर्ष है के बाद जो है वो आपके सामने आ जाएगा। दिल्ली के चुनाव में नहीं आ पाए, इसका दुख है। बिहार के चुनाव में तैयारी थी थोड़ी बहुत, और हमारे कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनको कोरोना हो गया। लेकिन ये मुहिम, ये प्रयास, ये कोशिश, वो रत्ती भर भी नहीं, रंच मात्र भी ये रुकने वाला नहीं है जब तक ये अपने मकसद, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल को, मुकाम को हासिल नहीं करेगा। पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर
और भारतीय माहौल के आधार पर इकट्ठा नहीं कर लेगा। तो और भी चुनाव आएंगे, और भी उपचुनाव आएंगे आपके, पश्चिम बंगाल का भी है अगले साल, उसमें भाग लेगा। तो सुभाष चंद्र बोस की उस वाणी को प्रत्येक देशवासी हमेशा याद रखें कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके देशभक्ति की भावना से, भारतीयता की भावना से इन सारी देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों का मुखौटा पहने हुई हैं, उनकी विनाश की सोचिए, उनके विनाश को सुनिश्चित करिए। बैलेट बॉक्स पर या बैलेट पर नोटा दबा करके इनसे निजात पानी है हमको, आपको और इस मुल्क को। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, उस आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और उस आज़ादी से ज़्यादा कठिन भी है। कठिन यह है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके करना है। जातिवाद भी एक व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक माध्यम बन गया है। जितना जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और भी वाद जो है, जितने जहरवाद हैं, इससे किसी भी हमारे भारतीय समाज के किसी भी तबके का भला नहीं हुआ। यह व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के अलग अलग वो तरीके हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके जो है देशभक्ति की भावना से इन सारी ताकतों से निजात पाने की ठानी आप। नोटा, और जब नोटा देखिए 10%, 25% से कुछ नहीं होगा, 70%, 80%, 90%, तब जाकर के इनके कान खुलेंगे, मुल्क को एक संदेश जाएगा और वहीं से इनसे निजात पाने की शुरुआत भी होगी। तो खास करके हमारे बिहार के हमारे भारतीय भाई बहनों से ये विनती है कि वो जातिवाद को त्याग करके, संप्रदायवाद को त्याग करके ये भारतीयता का परिचय दें और इनसे निजात पाने की सोचें। और देखिए उसी की देखा टीवी चैनल वाले कितने बेहया है। वो कल मैं वो इंडिया टीवी देख रहा था, इस क्षेत्र में इतने ब्राह्मण देखिए कितने में बेहया हैं कि भारतीय संविधान लग गया। जरा इनको आईना दिखाने की जरूरत है। भारत का संविधान जिससे ये देश चलता है, उसकी धारा, भारत के संविधान की धारा 19(1) या 19(1)(a), जिसके अनुसार वो एक हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की धारा है। किसकी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी के आधार पर ये मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये धंधा चलता है और ये दिन रात उसी संविधान का उल्लंघन करते हैं। या मैंने कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम। तो ये इनको आईना दिखाने की बहुत ज़रूरत है कि हमेशा जो है गैर संवैधानिक माने गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहते हैं, हमेशा वही कार्य कर रहे हैं। और वो बेशर्मी से, जब भारत के संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसने हमारी सारी पहचान को समाप्त करके बस एक ही पहचान दिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसके विपरीत तभी यानी मैंने कि जो संविधान ने सारी पहचान को खत्म कर दिया, उसी को उन्हीं बुराइयों को फिर से जिंदा करने के लिए फिर से ये देश के दुश्मन टीवी चैनल वाले फिर से
कि कितने ब्राह्मण हैं, तो इतने मैंने उनकी पहचान ब्राह्मण के रूप में, तो राजपूत के रूप में, तो हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, बंगाली के रूप में, तमिल के रूप में कर रहा है, और भी बेशर्मी से। बेशर्मी इसलिए कि कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जागृति होनी चाहिए, और ये काम बहुत कठिन है। कठिन मतलब कि लोग अभी, चूंकि जातिवाद ही सिखाया गया है, जातिवाद पर ही जो है वो स्वार्थ नीति, स्वार्थ की जो है साजिश चल रही है, जिसको कि राजनीति का नाम या इन सबों ने दे रखा है। इसलिए हर एक की भागीदारी, हर एक में जागरण, इस तरह की कॉन्शियसनेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मुल्क को सुरक्षित रखना है तो। और मोदी जी के जाल में नहीं आना है कि वो इतनी सड़कें एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं। जो बॉडी पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो बिल्कुल कमजोर हो रहा है। मतलब कमजोर तो जेएनपीसी ने बहुत किया था, और ये भी कमजोर कर रहे हैं मोदी जी भी। तो मोदी जी भी इस देश के शत्रु हैं, दुश्मन। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।